अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइम वीडियो का टाइटल है जी सुमित्रा रीइंकार्नेशन केस। नीतीश राजपूत की वीडियो है जी, रिक्वेस्टेड वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में ये पुनर्जन्म जो हुआ था कोई केस, उसके बारे में है। अच्छा, चलें अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। कल एक सक्लानी कॉल्स हो गए। स्टार्ट। पुनर्जन्म का वो केस जिसने सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया को हिलाया। दोनों हाथ उठा के हवा में ऐसे कर लिए जैसे कोई आसमान से बुला रहा हो। जोर जोर से सांस की आवाज इस तरह से आने लगी जैसे किसी का दम घुट रहा है। ये केस इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि दुनिया के साइंटिस्टों को उठ के सीधे यूपी के इटावा पहुंचना पड़ा। सास ने कमरे से निकल के सुमित्रा को जिस हालत में देखा, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सांस और नब्ज चेक करने के बाद भी वो जिंदा कैसे हो सकती है? देखिए, ये वीडियो इमर्जेंट ने स्पॉन्सर की है। थैंक्स टू इमर्जेंट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। देखिए, इंडिया में लाखों छोटे बिजनेस आज भी अपना पूरा हिसाब किसी नोटबुक में करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर बिल भेज देते हैं, पर एक छोटी सी बिलिंग गलती से बड़ा जीएसटी नोटिस आ सकता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए अब आप मेरी स्क्रीन पर देखिए। मैंने यहाँ कोई कोडिंग नहीं की, बस नॉर्मली डाला कि मुझे एक ऐसा बिलिंग टूल चाहिए जो सही जीएसटी कैलकुलेट करे और पेंडिंग पेमेंट्स का ट्रैक रखे। और इसने मेरे बोलते ही ये पूरा डैशबोर्ड खड़ा कर दिया। इसके पीछे कोई सिंगल बॉट नहीं बल्कि मल्टीपल एजेंट्स काम करते हैं। एक फ्रंट एंड बनाता है, एक बैक एंड, एक डेटाबेस सेटअप करता है और एक ऑटोमेटिकली टेस्टिंग करता है। यहां डिटेल्स डालिए, एक कंप्लायंट सिस्टम रेडी है और रिमाइंडर भी खुद चला जाएगा। ये कोड भी पूरी तरह आपका अपना है, सीधे आपके गिटहब से सिंक होता है, यानी कोई वेंडर लॉक इन का चक्कर ही नहीं। और ये आपके इंटरनल टूल्स, एमवीपीज या बिजनेस के पहले वर्जन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको हजारों यूजर्स के लिए एक बड़ा एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको प्रोफेशनल डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चाहे आपका कोई बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग या शॉप, आज ही अपना खुद का कस्टमाइज्ड टूल बिल्ड करके देखिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे आते हैं। यूपी के इटावा के अंदर अंगद का नागला नाम से एक गांव है। ईयर 1968 में इस गांव की एक ठाकुर फैमिली के घर में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम ये लोग सुमित्रा रखते हैं। अब जिस टाइम पे सुमित्रा पैदा हुई थी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के इसी सुमित्रा के रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म को लेके दुनिया भर से साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, इन सब को अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के यूपी के छोटे से गांव तक आना पड़ेगा। अब सुमित्रा जब पैदा हुई तो सुमित्रा का बचपन जो था वो बहुत ही मुश्किलों से आगे बढ़ा। 11 साल की एज में ही सुमित्रा की मदर की डेथ हो जाती है और गांव जो था वहां कोई स्कूल, कॉलेज, कोई रोजगार वगैरह नहीं था। तो सुमित्रा के फादर को मजबूरी में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो सुमित्रा के फादर ने सुमित्रा को यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के बीरपुर गाँव में एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। तो यहां से सुमित्रा की जो लाइफ थी, न मां थी, न फादर, न स्कूल। सुमित्रा का बचपन एकदम अकेलेपन में निकला। बहुत ही ज्यादा चुप रहती थी वो। और फिर इसके 2 साल बाद जब सुमित्रा 13 साल की हुई तो वहीं गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पे फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के शरीफपुरा गांव में सुमित्रा की शादी एक जगदीश सिंह नाम के लड़के से करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद जब सुमित्रा शरीफपुरा गांव में आई तो यहां भी उसके हस्बैंड जगदीश को मजबूरी में काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, बस बीच बीच में घर आता था। तो शादी होने के बाद भी सुमित्रा की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहती थी। वो चुपचाप अपने सास ससुर के साथ रहती थी। अब शादी के कुछ साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा को एक लड़का होता है और सुमित्रा बहुत खुश होती है। सुमित्रा को एक कंपनी मिल जाती है। 24 घंटे सुमित्रा बच्चे को गोद में कपड़े से बांध के हर टाइम अपने साथ रखने लगी थी। जहां भी जाती थी इस बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी। और ये वो टाइम था जब सुमित्रा की जो जिंदगी थी वो थोड़ी सही होने लगी थी। लेकिन सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1985 के स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज होती है जिससे सुमित्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और सिर्फ सुमित्रा ही नहीं, दुनिया भर के अंदर जो लोग रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे
उनके कॉन्सेप्ट भी हिल जाते हैं। होता क्या है कि सुमित्रा जिस गांव में थी, शरीफपुरा, ये काफी पिछड़ा था और इस गांव की जो औरतें थी वो कुएं के पास जाके वहां से पानी लेके आती थी। तो ऐसे ही अप्रैल 1985 को दिन के टाइम में सुमित्रा अपने बेटे को लेके कुएं पे पानी भरने गई और पानी भर के जब वो वापस आने लगी तो अचानक से चलते चलते वो एकदम चुप होके रुक जाती है और जो पानी का बर्तन हाथ में था वो नीचे गिर जाता है और दूसरे हाथ में बच्चे की जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे टाइट होने लगती है। एकदम स्टैचू की पोजीशन में सुमित्रा के एक हाथ में बच्चा था और दूसरा हाथ वो आसमान की तरफ कर देती है। हल्के हल्के हाथ पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं जैसे आसमान में किसी को बुला रही हो और जो दांत थे वो आपस में टकरा रहे थे, उनमें से कट कट करके आवाज आने लगती है। आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, सिर्फ जो सफेद हिस्सा था वही दिख रहा था और आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। अब जब ये चीज हुई तो अचानक से बर्तन गिरता है और साथ में जोर जोर से दांतों के कटकटाने की आवाज आने लगती है। तो आसपास की जो औरतें थी और जो गांव के लोग थे वो देखते हैं तो सुमित्रा एकदम स्टैचू की तरह आसमान में एक हाथ ऊपर करके खड़ी है और दूसरे हाथ में बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। अब ये सीन देख के गांव के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि पास चला जाए। करीब 5 मिनट तक सुमित्रा इसी पोजीशन में खड़ी रहती है, उंगलियां पीछे, आंखें घूमती रहती हैं। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर स्टीवेंसन के पेपर में सब ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। ये सारे पेपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए जहां से मैं पढ़ के ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो करीब 5 मिनट तक सुमित्रा ऐसे ही रहती है और फिर अचानक से सुमित्रा का हाथ नीचे होता है और उसको होश आ जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और होश में आने के बाद जब औरतें और आसपास के लोग जब उससे पूछते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। बस वो ये देखती है कि जो उसने पानी भरा था वो सब नीचे गिर गया है और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन आसपास के जो लोग थे वो भी सुमित्रा को ज्यादा कुछ बताते नहीं, वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन सुमित्रा जो थी उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिर वो यहाँ से बिना पानी भरे घर की तरफ वापस चली जाती है। घर पहुंचने के बाद भी सुमित्रा काफी देर तक सोचती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर बात आई गई हो जाती है और अगले कई दिनों तक सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं। सबको यही लगता है कि ये एक बार ऐसी गलती से हो गया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सब के सब एकदम गलत थे। ये बस शुरुआत थी, आगे अभी ऐसी ऐसी चीजें होनी थी जिसकी वजह से इनके गांव में दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को आना पड़ेगा। अब काफी दिन तक तो कुछ नहीं होता, फिर इसके एक वीक बाद सुमित्रा की जो सास थी वो आराम से अपने रूम में बैठी हुई थी। अब अचानक से उसको जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगती है, जैसे किसी का दम घुट रहा हो, उस तरीके की सांस की आवाज। और उसी सांसों के बीच में एक और आवाज आ रही थी कट कट करके, जैसे कोई अपने दांत आपस में जोर जोर से टकरा रहा हो। अब शुरू में तो सांस ने इग्नोर किया, लेकिन फिर आवाज रुकती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके आवाज और बढ़ने लगती है। और फिर सांस से रुका नहीं जाता है, सांस उठ के कमरे से बाहर निकल के आंगन की तरफ देखती कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो बाहर निकलते ही जो नजारा उसके सामने आता वो देखते ही उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। सामने सुमित्रा खड़ी थी एकदम स्टैचू की तरह, दोनों हाथ आसमान में थे, जोर जोर से उसके दांत कटकटा रहे थे, आई रोल हो रही थी, सेम जैसे लास्ट टाइम हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही। बस इस बार बच्चा नहीं था तो दोनों हाथ आसमान में थे, जैसे किसी को बुला रही हो आसमान से। अब ये देखते ही सास बहुत ज्यादा डर जाती है, ससुर को बुलाती है, लेकिन सुमित्रा को कुछ सुनाई नहीं आता है। सुमित्रा एग्जैक्टली उसी पोजीशन में खड़ी रहती है और फिर 2 से 3 मिनट बाद अचानक से सब बंद होता है, हाथ नीचे गिरते हैं, आंखें नॉर्मल, सांसें नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सास ससुर हिम्मत करके सुमित्रा के पास पहुंचते हैं, लेकिन सुमित्रा को कुछ याद नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। घर में सब डर जाते हैं, पति भी पहुंच जाता है, झाड़ फूक होती है, बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के जो एपिसोड हो रहे थे सुमित्रा के साथ वो रुकते नहीं है, बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज की धीरे धीरे आदत भी होने लगी थी सबको। सुमित्रा एकदम से ठीक रहती थी, हंसती, काम करती, बेटे को खिलाती, और फिर अचानक से कहीं भी कभी भी, कभी खाना बनाते हुए, कभी पानी लाते हुए, ये सारी चीजें बार बार होने लगी। और एक घर वाले भी अपनी बहू के साथ एक बहुत ही अजीब सी जिंदगी जी रहे थे, एक ऐसी बहू जो कभी भी किसी भी टाइम अजीब सी चीजें करने लगे। और ये जो सारी चीजें थी अभी ये बस शुरुआत थी, असली दिक्कत शुरू होती है 16 जुलाई 1985 को। इस दिन भी बैठे बैठे अचानक से सुमित्रा के साथ सेम चीज स्टार्ट होती है, हवा में हाथ, दांत कटकटाना, आंखें घूमना, जैसे पहले भी हुआ था। लेकिन इस बार जब ये एपिसोड हुआ तो होते होते बीच में सुमित्रा ने दांत कटकटाते हुए उसी के बीच में बोला कि आज से 3 दिन बाद, यानी कि 19 जुलाई 1985 को मैं मर जाऊंगी। अब जैसे ही सुमित्रा के घर वाले ये बोलते हुए सुनते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और जब कुछ मिनट बाद सुमित्रा नॉर्मल होती है तो घर वाले भी सुमित्रा को बताते हैं कि तुमने बोला है कि 3 दिन बाद तुम मर जाओगी। और ये चीज सुन के जब सुमित्रा नॉर्मल होती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है, और यहां से सबके सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि अगले 3 दिन बाद आखिर होगा क्या। अब इसके बाद अगले 2 दिन जो थे वो तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, और फिर इसके बाद डेट आती है 19 जुलाई, और यही डेट सुमित्रा ने प्रिडिक्ट की थी कि इस दिन वो मर जाएगी। अब इस दिन होते ही सुमित्रा खुद बहुत डरी थी, उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसकी जान को खतरा हो, जैसे सीढ़ी चढ़ना, पानी लेना,
आग से दूर रहना। जो ससुराल वाले थे वो भी आसपास रहते हैं, एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं कि जो बोला गया कहीं वो सच ना हो जाए। अब धीरे धीरे करके पूरा दिन निकल जाता है और अब घर वाले भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब आधे से ज्यादा दिन तो निकल गया है, शायद जो बोला वो सच नहीं होगा। अब इसके थोड़ी देर बाद सुमित्रा की एक फ्रेंड थी, वो उसके घर के बाहर से ही निकल रही थी, तो सुमित्रा की नजर उस पर पड़ी तो वो भी बाहर जाके उससे नॉर्मली बात करने लगी। अब सुमित्रा और उसकी दोस्त जब नॉर्मली बात कर रहे थे आपस में, तो बात करते करते अचानक से सुमित्रा चुप हो जाती है और एकदम से कोई भी जवाब देना बंद कर देती है। और ये देखते ही उसकी जो दोस्त थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके सुमित्रा का जो चेहरा था वो एकदम से सफेद पड़ने लगता है, जैसे पूरी बॉडी से किसी ने खून निकाल दिया हो। अब ये देखते ही उसकी जो दोस्त थी वो बहुत जोर से चीखने लगती है। घर वाले जो थे वो भी बाहर आ जाते हैं, तो घर के आसपास भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई सुमित्रा की नाक के पास हाथ रख रहा था तो सांस नहीं चल रही थी, कोई नब्ज पकड़ रहा था तो नब्ज नहीं मिल रही थी। और यहीं से जितने लोग आसपास खड़े थे उनको एक बात समझ में आ गई कि सुमित्रा ने 3 दिन पहले जो बोला था वो सच हो गया है, यानी कि सुमित्रा मर चुकी है। पूरे घर में सब चीखने लगे। जिसने आसपास सुना कि सुमित्रा ने जो बोला था वो सच हो गया, वो सब डर गए। सब ने अपने बच्चों को घर में करके उनको बाहर निकलने से मना कर दिया कि कहीं उल्टा कुछ ना हो जाए उनके साथ। इसके बाद डबल कंफर्म करने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया। उसने आते ही सुमित्रा की बॉडी को देखा और डेड डिक्लेयर कर दिया। गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा था, ना कोई बिजली ना कोई स्कूल, यहां तक कि कोई शमशान तक नहीं था। लोग ऐसे खुले में संस्कार कर देते थे। अब इसके बाद पंडित आता और पंडित ने आते ही कहा कि बहुत ही अलग चीज हुई है, बॉडी को ज्यादा देर तक ऐसे रखना सही नहीं है, इसका संस्कार जल्दी करना होगा। तो एक तरफ तो संस्कार के लिए लकड़ियां वगैरह इकट्ठी होने लगी, दूसरी तरफ रीति रिवाज पूरा करने के लिए गांव से औरतों को बुलाया गया। उन्होंने सुमित्रा की बॉडी को नहलाया, फिर ट्रेडिशन के हिसाब से बॉडी को सजाना शुरू किया। अब जैसे ही सजाना शुरू किया तो एक औरत सुमित्रा की बॉडी के जो बाल थे उसमें कंघी कर रही थी। तभी अचानक से जो औरतें आई थी घर के अंदर से बाहर की तरफ भागती हैं, जोर से चीखते चीखते। अब लोगों को समझ नहीं आता, कुछ लोग हिम्मत करके अंदर गए तो देखा कि सुमित्रा की जो बॉडी थी उसमें हल्की हल्की हलचल स्टार्ट हो गई थी, आंखें जो थी वो हिलने लगी थी। और फिर इसके बाद एक गहरी सांस लेके सुमित्रा जो मर गई थी वो उठ के बैठ जाती है। और यहां से 2 वर्जन है। एक वर्जन तो ये है कि सुमित्रा 5 मिनट के लिए मरी थी और दूसरा वर्जन ये है कि सुमित्रा जो थी वो 45 मिनट्स के लिए मरी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्च पेपर में मेंशन है कि कम से कम 5 मिनट तक सुमित्रा की सांस और नर्व्स पूरी तरीके से बंद थी। अब जब सुमित्रा बची तो घर वाले जो रो रहे थे वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गांव वाले जो लोग थे वो भी बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर ये हुआ क्या। अब इसके एक दिन तक तो सुमित्रा एकदम गुमसुम रहती है और फिर अगले दिन उठ के सुमित्रा ने जो साड़ी पहनी, जो उसका स्टाइल था उससे हट के साड़ी पहनी और जो वो पहले नॉर्मल स्लीपर्स पहनती थी उसकी जगह हील्स वाले सैंडल पहनने लगी। और फिर उसके बाद बोलती है कि मुझे अपने बच्चे रिंकू और टिंकू से मिलना है। पति और फैमिली वाले आसपास आने की कोशिश करते तो उनको धक्का दे देती है। ना अपने पति को पहचाना, ना सास ससुर को, ना ही अपने बच्चे को पहचाना और सबको दूर करके एक ही बात कहती है कि मैं कोई सुमित्रा नहीं हूं, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है, मेरी शादी डिबियापुर में हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बस उनसे मिलना है किसी भी हाल में। अब शुरू में तो सुमित्रा के जो घर वाले थे वो सोचते हैं कि सदमा लगा है, इसकी वजह से मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा खराब हो गया, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते 3 महीने हो जाते हैं और इन 3 महीने में सुमित्रा जो थी वो अपने आप को शिवा ही बोल रही थी और जो सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी वो एक लेटर लिख के पोस्ट करती रहती थी। घर जो था उसमें कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये जो सारी चीजें चल रही थी, सुमित्रा अपने आप को शिवा कह रही है और वो मान नहीं रही है कि वो उसका बच्चा है, ये जो कहानी थी आसपास के जो गांव थे वहां भी पहुंचने लगी। और फिर इसके कुछ दिन बाद 20 अक्टूबर 1985 को एक आदमी सुमित्रा के गांव शरीफपुरा में आता है और गांव में पहुंच के गांव के जो लोग थे उनसे सुमित्रा का जो केस हुआ था उसके बारे में डिस्कस करता है और पूछता है कि सुमित्रा का घर कहां है। अब ये आदमी सुमित्रा के घर पहुंचता है। सुमित्रा अंदर थी और बाहर सुमित्रा का जो पति था वो मिलता है। घर पे पहुंचते ही वो आदमी कहता है कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है, मैं डिबियापुर से आया हूं और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूं और कई दिनों से मुझे आपके यहाँ से लेटर आ रहे हैं और यहाँ की मैंने स्टोरीज भी सुनी है, इसी वजह से आपसे मिलने आया हूं। अब जब ये दोनों बात कर रहे थे तो अंदर से सुमित्रा आवाज सुन के बाहर निकलती है और राम सिया त्रिपाठी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ के पापा पापा कह के उसके गले लग जाती है, रोने लगती है कि मैं ही आपको लेटर भेज रही। अब राम सिया त्रिपाठी जो था वो ये सारी चीजें देख के वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की को तो मैं पहचानता नहीं हूं, ये है कौन। और सुमित्रा कहती है कि मैं आपकी बेटी शिवा हूं। अब राम सिया त्रिपाठी यहां से कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी शिवा हो तो मेरी कुछ चीजों का जवाब दे दो जो मेरी बेटी शिवा को ही पता है। उसने सुमित्रा से कई सारी चीजें पूछी, जैसे शिवा के घर के क्या क्या नाम है। सुमित्रा कहती है अरुणा और शिवशंकर, दोनों सही निकलते हैं। एक पीली साड़ी के बारे में पूछता है वो,
उसके बारे में भी उसको पता था, और एक घड़ी और उसका बॉक्स था उसको भी वो सही से डिस्क्राइब करती है। शिवा के मामा कहाँ पैदा हुए थे शुरू में कंफ्यूज होती है, लेकिन उसके बाद वो भी बता देती है। 2 कॉलेजेस जहां से शिवा ने पढ़ाई की थी, अनपढ़ होने के बाद भी सुमित्रा ने दोनों कॉलेज की डिटेल्स बता दी। ऊपर से पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी वो लेटर भी लिख रही थी। इसके बाद राम सिया त्रिपाठी ने एक एल्बम निकाली, उसमें सबसे पहले उसने एक 18 साल पुरानी फोटो दिखाई। वो फोटो इतनी पुरानी थी कि उस टाइम तक सुमित्रा पैदा तक नहीं हुई थी। उस फोटो के अंदर 6 लोग थे। सुमित्रा एक एक करके सबको पहचानती है कि ये मम्मी है, ये दादी है, ये मैं खुद शिवा हूं। 6 में से 6 सही पहचानती है। ऐसे ही बैक टू बैक 8 फोटो और निकालते हैं राम सिया त्रिपाठी, जिसमें टोटल 17 चेहरे थे। 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सबको पहचान लिया उसने। और फिर इसके बाद एक आखिरी फोटो आती है जिसको देख के सुमित्रा एकदम से चुप हो जाती है और बहुत ही तेज तेज सांस लेने लगती है। राम सिया त्रिपाठी उससे दोबारा पूछते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी शिवा हो तो बताओ कि ये कौन है। और फिर बहुत बार पूछने पे सुमित्रा तेज तेज से रोते हुए कहती है कि ये मेरी ननद रामा कांति है। इसने 18 मई 1985 को मेरे सर पे ईंट मार के मुझे मार दिया था। अब ये लाइन जैसे ही राम सिया त्रिपाठी सुनते हैं, वो सबके सामने उठ के कहते हैं कि ये सही कह रही है, ये सुमित्रा नहीं, यही मेरी बेटी शिवा है। अब ये लाइन सुनते घर वाले जो थे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बात आसपास भी पहुंच गई थी, तो गांव के लोग भी घर के आसपास इकट्ठा हो गए थे। पूरे गांव के चेहरे पे एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये शिवा है कौन। और यहीं से फिर राम सिया त्रिपाठी सारी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। वो बता दें कि 24 अक्टूबर 1962 को शिवा जो थी वो राम सिया त्रिपाठी के घर पैदा हुई थी। राम सिया त्रिपाठी कॉलेज के लेक्चरर थे और शिवा ने होम इकोनॉमिक्स में बीए किया था। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। और शिवा जब 18 साल की थी तो उसकी शादी जो थी वो फरुखाबाद के डिबियापुर में एक छेदीलाल नाम के आदमी से कर दी गई थी। और फिर इसके बाद शिवा के 2 बच्चे हुए थे, रिंकू और टिंकू। लेकिन शादी होने के बाद से ही शिवा और उसके ससुराल वालों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े स्टार्ट हो गए थे। एक तो शिवा पूरे घर में अकेली पढ़ी लिखी थी, उसकी वजह से घर वाले थोड़ा डाउन फील करते थे। और शिवा के फादर जो थे उन्होंने दहेज कम दिया था, उसकी वजह से शिवा से वो सारे घर वाले लड़ते थे। तो ऐसे ही एक बार घर के अंदर लड़ाई चल रही थी। 18 मई 1985 को शिवा के जो मौसा थे ब्रिजेश पाठक, उसके ससुराल में ऐसी शिवा से मिलने आते हैं और उसी टाइम पे शिवा के घर में लड़ाई हुई। शिवा बहुत जोर जोर से रो रही थी। शिवा के जो मौसा थे वो बीच बचाव करते हैं, काफी देर तक बहस होती है। और जब शिवा के मौसा चले जाते हैं तो दोबारा से लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो शिवा की ननद थी रामा कांति, वो शिवा के सर पे ईंट मार देती है और उसकी वहीं पे जान चली जाती है। और उसके बाद ये लोग शिवा की बॉडी वहीं पास में फपूंद रेलवे स्टेशन था, उसके रेलवे ट्रैक पे रख देते हैं। और नेक्स्ट डे 19 मई को ससुराल वाले सबको कह देते हैं कि शिवा ने ट्रेन के आगे आके अपनी जान खुद ले ली है। लेकिन गांव के जो लोग थे वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। उनको शक हो रहा था कि शायद ये फैमिली झूठ बोल रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने रात में शिवा के ससुराल वालों को स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा था। और ऊपर से ट्रेन के ट्रैक पे बॉडी एज इट इज पड़ी हुई थी, कोई बॉडी का पार्ट नहीं कटा था। शिवा के मौसा ब्रिजेश पाठक ने भी नोटिस किया था कि शिवा की बॉडी पर सिर्फ सर के ऊपर एक चोट थी, बाकी पूरी बॉडी सही थी। तो इसी वजह से उसके मौसा भी ससुराल वालों को रोक रहे थे कि जब तक उसके फादर नहीं आ जाते, सिर्फ 4 घंटे की बात है, तब तक जो क्रियाक्रम है वो मत करो। लेकिन ससुराल वालों ने बिना वेट किए बॉडी को जला दिया। जब तक शिवा के फादर पहुंचे, उनकी बेटी का सारा क्रियाक्रम हो चुका था। और यहीं से राम सिया त्रिपाठी और बाकी लोगों ने मिलकर पुलिस में कंप्लेन की और शिवा के जो पति, ससुर, सबको पुलिस उठा के गिरफ्तार कर लेती है। बहुत दिन तक जांच चलती है, सबूत नहीं मिलते हैं तो पुलिस को छोड़ना पड़ता है। और शिवा के मरने के ठीक 2 महीने बाद 19 जुलाई को सुमित्रा की एक दूसरे गांव में डेथ हो जाती है 5 मिनट के लिए। और उठने के बाद वो अपने आप को शिवा बताने लगती है। सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बाद भी वो लेटर लिख रही थी। और यहीं से इस केस की जो न्यूज थी वो हर तरफ फैल गई। An Indian journalist begins investigating Sumitra's strange claims of reincarnation, documenting her memories, statements, and details of her alleged past life. While following the investigative method. 26 अक्टूबर 1985 को द इंडियन एक्सप्रेस ने इस केस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की। और यहीं से इस केस के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया साइकेट्री डिपार्टमेंट के चेयरमैन स्टीवेंसन को पता चल जाता है। इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडी बना रखा था। यह डिपार्टमेंट 50 साल से 2500 से ज्यादा पुनर्जन्म के जो केस थे उन पे रिसर्च कर चुका था। इसके साथ सेम टाइम पे साइंटिस्ट निकोलस मैकलेन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकेट्री के प्रोफेसर थे, वो भी इस केस में जुड़ जाते हैं। एक तरफ ये केस स्टीवेंसन और निकोलस के पास पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के अंदर डॉक्टर सतवंत पसरीचा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड थी, उनके पास भी पहुंचा। और सारे लोग मिलके इस स्पेसिफिक केस के ऊपर लग जाते हैं। सबने एक साथ मिलके नवंबर 1985 से अक्टूबर 1987 तक सुमित्रा और शिवा के केस को दिन रात मेहनत करके इन्वेस्टिगेट किया। इन लोगों ने इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, इन सब जगह जाके लोगों को ढूंढा।
अखबारों की जो पुरानी रिपोर्ट्स थी जब ये केस हुआ वो निकाली, जो फोटो सुमित्रा ने पहचानी थी उसे भी खुद जा जाके टेस्ट किया, दोनों के घरों से टोटल 53 लोगों से इंटरव्यू लेके डिटेल्स मैच करी। सुमित्रा ने शिवा बनने के बाद जो लेटर लिखे थे उन्हें भी स्टडी किया गया और फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके 1989 में इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में पब्लिश की और इसमें यह कहा कि इस केस को पोजेशन या पुनर्जन्म कहना ही सबसे ठीक होगा। इसके साथ साथ एक और रिसर्चर थे जेम्स मैटलॉक, इन्होंने भी इस केस को रिप्लेसमेंट रीइंकारनेशन का, यानी कि ऐसा केस जिसमें किसी शरीर में एक आत्मा दूसरी आत्मा को परमानेंटली रिप्लेस कर दे। और बात यहां भी नहीं रुकी, एंटोनिया मेल्स और डेमन ये पुनर्जन्म से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनके एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्होंने शिवा और सुमित्रा की चिट्ठियां ढूंढ के कई सालों तक उनकी हैंड राइटिंग कंपेयर की और उसमें कहा कि सुमित्रा की जो हैंड राइटिंग थी वो शिवा जैसी ही हो गई थी। इनफैक्ट इन्होंने 2009 में दोबारा से फॉलोअप किया कि और डिटेल्स पता चले, लेकिन तब तक पता चला कि ईयर 1998 में सुमित्रा की डेथ हो गई है और सुमित्रा जब तक जिंदा रही वो शिवा ही बन के रही। देखिए ये जो केस था इसके बारे में बात इतनी ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि जनरली क्या होता है कि गांव के कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ऐसे केसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस केस में रिनाउंड रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसको पुनर्जन्म बोल रहे थे। अब देखिए आगे जो मैं बताने वाला हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्राइमेसी इफेक्ट, मतलब कि जो फैक्ट्स पहले आ जाते हैं वही सच लगने लगते हैं और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी इसलिए फेमस हुई क्योंकि इस कहानी के फैक्ट्स साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के फैक्ट थे जो चुपचाप आपको पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक के इस पूरी स्टोरी को साइंस की नजर से एनालाइज करोगे तब आपको इसमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए मेन स्ट्रीम साइंस जो है वो पुनर्जन्म को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि साइंस का पहला रूल है जो चीज मेजर हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, वही साइंस है। पुनर्जन्म के जितने भी केस आते हैं उसमें कहानी के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे किसी चीज से मेजर किया जा सके। और आज की डेट तक पुनर्जन्म के जितने भी केस आए हैं वो मेन स्ट्रीम जो साइंस है उसके लेंस में दो वजह से फेल होते हैं। पहला है कंटामिनेशन, मतलब कि पुनर्जन्म का दावा करने वाले इंसान की कहानी में सिर्फ वही डिटेल्स होती हैं जो उसको पहले से पता होती हैं। उसकी कहानी में कभी भी कोई ऐसी डिटेल नहीं होती जो उसने पहले कभी ना सुनी हो। और दूसरी जो वजह होती है वो होती है मेंटल डिसऑर्डर। इसमें पुनर्जन्म का क्लेम करने वाला इंसान किसी मेंटल इलनेस की वजह से अपने ही दिमाग में मल्टीपल पर्सनालिटी बना लेता है। वो झूठ नहीं बोल रहा होता बल्कि उसको खुद लगता है कि वो कोई और है। वो झूठ जानबूझ के नहीं बोल रहा होता है बल्कि उसका दिमाग उससे झूठ बुलवा रहा होता है। और ऐसे लोग जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो इनका दिमाग खुद को बचाने के लिए पर्सनैलिटी स्विच कर देता है। तो ये दो पैरामीटर है जिसपे ये सारे पुनर्जन्म के जो केस है वो एनालाइज किए जाते हैं। अब एक बार के लिए आप साइंस के इन दोनों कॉन्सेप्ट से सुमित्रा की स्टोरी को एनालाइज करना स्टार्ट करो। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पे हुए 98 अलग अलग स्टडीज का मेटा एनालिसिस किया गया। इसमें बताया गया कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसे केस ज्यादातर यंग फीमेल जो मैरिड हो, गांव की हो, वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, उनमें ज्यादा होता है। और जनरली इसके पीछे का रीजन उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। और जब ये बीमारी बढ़ती है, ट्रिगर होती है, तो बीच बीच में दौरे या ट्रांस जैसी स्टेट होने लगती है। और अगर सुमित्रा के केस को आप इन्हीं पैरामीटर्स पर रखोगे तो वो एकदम सेट बैठ रहे हैं। सुमित्रा जवान थी, 16 साल की थी, शादीशुदा थी, गांव से थी, गरीब थी और बीच बीच में दौरे और ट्रांस जैसी स्टेट में भी जाने लगी थी जिसमें वो स्टैचू बन जाती थी। 5 में से 5 एग्जैक्ट मैच। और चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी, माँ बाप से दूर पूरा बचपन उसका अकेलेपन में निकला और गुमसुम रहने लगी थी। कहने का मतलब है कि अगर साइंस की नजर से देखो तो सुमित्रा मेंटल डिसऑर्डर के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट थी। वो हर बॉक्स को टिक कर रही थी जो एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का पेशेंट टिक करता है। लेकिन यहां पे भी आपका क्वेश्चन ये होगा कि चलो मान लिया कि सुमित्रा मेंटली डिस्टर्ब थी जिसकी वजह से वो पर्सनैलिटी बदल लेती होगी, लेकिन सुमित्रा को इतनी दूर रहने वाली शिवा की डिटेल्स कहां से पता चल गई? बॉक्स और सारी डिटेल्स, बचपन और फैमिली के नाम, ये सब कहां से पता चल गए? देखिए आगे और भी रिसर्च हुई तो पता चला कि सुमित्रा के अंदर शिवा की आत्मा आने से पहले सुमित्रा के ऊपर संतोषी माता भी आई थी ईयर 1975 के आसपास। सेम टाइम पे संतोषी माता पे एक फिल्म भी आई थी और वो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी। घर घर में उसके बारे में बात हो रही थी। यानी सुमित्रा पे वही देवी आई जिसका उस दौर में सबसे ज्यादा क्रेज था। ऐसे ही जब आगे पता किया गया तो पता चला कि जो शिवा का केस था, जो हुआ था, वो भी उस टाइम पे आसपास बहुत ज्यादा
फेमस हो गया था। शिवा की मौत की न्यूज अखबारों में छपती थी, मर्डर का इल्जाम, पुलिस, गिरफ्तारी, पूरे इलाके में डिस्कशन होता था। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद पड़ोसी गांव की औरतों के थ्रू ये कहानी सुमित्रा के कानों तक पहुंची हो। लेकिन इस पे आप कहोगे कि उसने 18 साल पुरानी फोटो कैसे पहचान ली? तो देखिए, जब भी हम पहले से ही किसी चीज पे यकीन कर चुके होते हैं तो हमारा दिमाग एक अजीब सा खेल खेलता है। वो सिर्फ वही चीजें याद रखता है जो हमारे यकीन को सही साबित करती हैं। जो चीजें हमारे यकीन को गलत साबित करती हैं उन्हें हम चुपचाप भुला देते हैं। साइकोलॉजी में इसको कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। सुमित्रा ने पहली बार में शिवा के मामा को नहीं पहचाना था। फोटो में कई ऐसे लोग भी थे जिनको सुमित्रा नहीं पहचान पाई थी, लेकिन इस बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं किया। गांव के लोगों ने बात हमेशा उन चीजों की जिन्हें सुमित्रा ने पहचान लिया। गलत जवाब भुला दिए गए, सही जवाब याद रखे गए और धीरे धीरे एक अधूरी कहानी कंफर्मेशन बायस की वजह से परफेक्ट कहानी बनती चली गई। और ये जो सुमित्रा का पुनर्जन्म का जो पूरा केस था, इसके लिए रिसर्चर्स और साइंटिस्ट जो थे वो नवंबर 1985 को पहुंचे थे और राम सिया त्रिपाठी जो थे वो फोटो एल्बम लेके 20 अक्टूबर को गांव पहुंचे थे। कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के आने के पहले ही सुमित्रा और शिवा का जो परिवार था, जो गांव वाले थे, सब एक दूसरे से मिल चुके थे और ये सारे लोग वो थे जो इस केस से पहले ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। जब ये सारी चीजें हो चुकी थी, उसके बाद रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इंटरव्यूज, इंफॉर्मेशन, सबूत इकट्ठा करके अपनी रिपोर्ट बनाई। ऊपर से स्टीवेंसन ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जिन ट्रांसलेटर्स का यूज किया वो खुद सेम कल्चर से थे, वो भी पुनर्जन्म की तरफ बायस थे। अमेरिकन फिलोसोफर रॉबर्ट टॉड जो थे, इन्होंने कहा कि इस केस में स्टीवेंसन जो थे, उन्होंने जो मेथड यूज किया उस मेथड से पुनर्जन्म का जो केस था वो कभी गलत साबित नहीं हो सकता, क्योंकि स्टीवेंसन को जब भी पुनर्जन्म की कहानी मिलती थी वो उनको कंफर्म करने की कोशिश करते थे और जो केस कंफर्म नहीं होते थे वो पुनर्जन्म के खिलाफ सबूत नहीं बनता था, बस इग्नोर हो जाता था। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि सुमित्रा मरी थी और फिर शिवा बन गई थी, और अगर वो मर गई थी तो वो लौटी कैसे? मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? तो जो रिसर्चर्स इस केस के बारे में लिख रहे थे वो अपने रिसर्च पेपर में मरने के बारे में तो लिख रहे थे, सब चीजें मेंशन की थी, लेकिन इसका जवाब किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि एक मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। जब सुमित्रा मरी तो उसको किसी डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर था ही नहीं। और जो विश्वासनाथ नाम का एक वैद्य आया था सुमित्रा को चेक करने की वो मरी है या नहीं, वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो सुमित्रा के ससुराल वालों का ही कोई जान पहचान का था जो खेतों में काम वगैरह करता था। जर्नलिस्ट टॉम श्रूडर ने अपनी बुक में भी लिखा कि आगे चल के उनके गांव वालों से पता चला कि सुमित्रा के अंदर शिवा की आत्मा आने से ठीक पहले सुमित्रा अपने पति के साथ 1 साल के लिए दिल्ली भी गई थी। इसके साथ उसने अपने कजन के पास जाके रामायण भी पढ़ना सीखा और कुछ लेटर भी लिखने सीखे थे, तो शायद वहीं से उसने लेटर भी लिखना सीख लिया हो। देखिए, ये कहानी जब मेरे सामने आई तो 1 मिनट के लिए मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन उठा कि ये रिसर्चर्स जो हैं ये पुनर्जन्म की कहानी को बैक कैसे कर रहे हैं। लेकिन फिर इन साइंटिस्ट की सारी रिसर्च वगैरह पढ़ के, सब चीजों को एनालाइज करके, कई लेयर में जब इस स्टोरी को देख के समझा तो एक ही चीज समझ में आई कि पुनर्जन्म असल में एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आइसोलेशन, एस्केप ढूंढना, ये सब चीजें मिलकर कभी कभी इंसान पे इंपैक्ट डालती हैं और कई केसेस में एक नई पर्सनैलिटी लेने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। लेकिन इंडिया के कई गांव में, इनफैक्ट शहर में भी कई एरियाज ऐसे हैं जहां हम ऐसी चीजों पे भरोसा कर लेते हैं जिनका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जब भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आए तो हम चीजों की लेयर निकालें, जड़ तक जाएं, ना कि आंख बंद करके भरोसा कर लें। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, फ्रीलांसिंग या शॉप, इमरजेंट जरूर ट्राई करिए। थैंक यू। जी, रीबर्थ के ऊपर ये वीडियो था और इसमें एक लड़की हैं, वो गांव से ताल्लुक़ रखती हैं, सुमित्रा उनका नाम बताया जाता है और इस हवाले से बताया जाता है कि उनका दूसरा जन्म हुआ और बड़ी ही हैरानकुन इसमें स्टोरी हमें जानने के लिए मिली है। चूँकि हमने हमेशा से सुना है कि जो दोबारा जन्म होता है वो इस तरह से होता है, अगर किसी के साथ हादसा हुआ और उसकी डेथ होगी तो कई साल के बाद पता चला कि किसी दूसरी जगह पे वही आत्मा जो है उसने किसी दूसरे शरीर में जन्म लिया। तो इस तरह से वो बचपन में ही कुछ इस तरह की हरकतें जो है बच्चा हो या बच्ची हो वो करते हैं कि उसके परिवार वाले हैरान हो जाते हैं और उनके कई सारे सवालात ऐसे होते हैं जो जिनके जवाबात नहीं होते। डॉक्टरों को चेकअप करवाया जाता है तो बाद में पता चलता है कि ये रीबर्थ हुआ है, दोबारा जन्म हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हिंदुस्तान में आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने पिछले जन्म की वो सारी चीज़ें बताई हैं।
अब मॉडर्न साइंस की बात यहाँ पे इन्होंने की है कि मॉडर्न साइंस इसको एक ट्रॉमा समझती है। एक ये समझती है कि बचपन में कह लें कि एक जिस तरह से जीवन गुज़रा है किसी का लाइक दैट सुमित्रा वो बचपन में जिस तरह से अकेली हो गई थी और उसके बाद पिता का भी टाइम ना मिलना, उसके बाद जहाँ पे शादी हुई, वहाँ से हस्बैंड का टाइम ना मिलना क्योंकि वो भी उसी तरह से काम-काज करते थे। तो मुमकिन है कि वो ट्रॉमा में चली गई हों और इस तरह से खुद ही अपने ही मन में उन्होंने कोई पर्सनैलिटी जो है वो क्रिएट की हो। मॉडर्न साइंस माने या ना माने, लेकिन इन चीज़ों का वजूद है, रीबर्थ जो है वो होता है। और ये नहीं कि हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान के अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे कंट्री मिल जाएँगे जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। चलें एक सुमित्रा वाला केस अगर रिजेक्ट होता है, तो इस एक केस के ऊपर हम ये जो है वो 100% कन्फर्म नहीं कर सकते कि भई रीबर्थ जो है वो होता ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जहाँ पे रीबर्थ की जो सबूत मिले हैं। अब देखें ना, चले ये तो अपनी कज़न के पास गईं, वहाँ पे इन्होंने कुछ पढ़ा-लिखा तो उसके बाद इन्होंने लेटर लिखना सीख लिया, रामायण इन्होंने पढ़ा था, ये जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ। हमने तो एक ऐसी छोटी-सी बच्ची देखी है जो बताती थी कि वो एक अमेरिकन है, मतलब अभी जन्म उसका इंडिया में हुआ और एक अनपढ़ परिवार था वो, वहाँ पे उसका जन्म हुआ। तो वो बच्ची इंग्लिश कैसे बोलती थी? वो कहाँ पे गई? उसने कहाँ से सीखा? तो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, जो इस बात को कन्फर्म करते हैं कि भई रीबर्थ जो है वो होता है। तो इसके कई सारे सबूत भी मिले हैं। तो 1-2 केस को लेकर मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर इस चीज़ के ऊपर ये नहीं बोला जा सकता कि ये जस्ट और जस्ट जो है, वो मेंटली ट्रॉमा की वजह से इंसान खुद के ही मन में कुछ इस तरह के ख़्याली जो हैं वो पर्सनैलिटीज़ बना लेता है कि उसका माइंड जो है वो कहते हैं कि छठी हिस्स, इस तरह के बंदे की छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है कि वो चले मिलता-जुलता जवाब जो है वो देता है। तो लोगों को यकीन हो जाता है कि भाई वाक़ई ये सही कह रहा है। तो इक्का-दुक्का केस में इस तरह से चीज़ें ट्रॉमा को लेकर अटैच की जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रीबर्थ हुए हैं, उनके साथ इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। वो ना तो उन्होंने तन्हाई देखी है, ब मैंने तो एक ऐसा केस सुना था जो एक बिज़नेसमैन बंदा था, तो उसका जब रीबर्थ हुआ था, तो उस बंदे ने अपने घर में बताया कि मैं एक बिज़नेसमैन था, मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे जेलस होता था, उसने जो है मुझे गोली मारी। फिर जब वो इन चीज़ों को कह लें कि कन्फर्म करने के लिए वहाँ पे जहाँ पे उसने बताया मैं फलाँ गाँव से था, ये मेरा परिवार है, मेरी बीवी इस तरह से है, हमारा ये बिज़नेस है, मेरे इतने बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें उसने बताई। तो उन दोनों मियाँ-बीवी को मिलवाया गया और फिर कुछ इस तरह की प्राइवेसी। अब चलें ये तो सुमित्रा हैं, इन्होंने तो कहते हैं जी कि आगे-पीछे से वो चीज़ें सुन ली। अब एक पत्नी और एक पति की जो प्राइवेसी है, वो तो कहीं पे भी शेयर नहीं की जाती, ना ही कोई आस-पड़ोस में इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं कि जिनका पता हो। कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, जो एक पति और पत्नी को पता होती हैं। वो उन दोनों ने एक-दूसरे के साथ जब पूछ-गिछ की तो उन्हें पता चला और उसकी पत्नी ने कन्फर्म किया कि वाक़ई ये उसका पति है। तो वो छोटा बच्चा था इसलिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ये है कि जो बातें उस बच्चे ने बताई थी, वो 100% राइट थी। चले अगर उस बच्चे ने कोई किस्से कहानियाँ सुने भी या कहीं से सुना कि फलाँ गाँव है, वो वहाँ पे ऐसा हादसा हुआ, तो वो जगह का तो नहीं बता पाएगा कि गोली उसको किस जगह पे लगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जो मॉडर्न साइंस से बिल्कुल परे हैं और जिन चीज़ों को साबित जो है मॉडर्न साइंस के हिसाब से नहीं किया जा सकता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका वजूद नहीं है, वो है नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ कि भई रीबर्थ होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, जिनमें इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं कि यकीन ना भी करने वाला हो तो उसे यकीन आ जाता है कि भई इस तरह से चीज़ें हुई। और सिर्फ़ हिंदुस्तान की बात हो तो बंदा कहता है कि चलें जी ये अपने सनातन को सत्य साबित करने के लिए शायद इस तरह से कर रही हैं कि सनातन में 7 जन्म होते हैं, तो इस तरह से हो रहा है। विदेशों में भी ऐसा हो रहा है। विदेशी कंट्री बहुत सारे जो है इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इस बात को माना है कि भई रीबर्थ जो है वो होता है। आप लोग बताएँ कि आप लोगों का क्या ख़्याल जी, है? बिल्कुल जी। और ज़ाहिर है कुछ लोगों का की मान्यता होती है रीबर्थ पे, कुछ की नहीं होती मानता। और मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो है वो रीबर्थ पे जो है वो यकीन नहीं है।
क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है, अपनी अपनी आस्था होती है, तो उसी हिसाब से ही जो है वो सोचता है। क्योंकि अगर मेरे सामने अगर कोई केस होगा ना बिल्कुल सामने, शायद हो सकता है मैं तब जो है वो मान जाऊँ। क्योंकि हमारे इधर जो है वो आस पास कहीं पे भी जो है वो दूर दूर भी कह लें यहाँ से, कोई ऐसा केस जो है वो सामने नहीं आया। तो जिस वजह से जो है वो मतलब कि मेरी ये मानता नहीं है कि रीबर्थ होता है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कुछ लोगों की मानता होगी, उन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगा। ये नहीं कह रहा कि वो गलत है मैं सही हूँ, हो सकता है वो सही हूँ, मैं गलत हूँ। तो ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक अपनी सोच बता रहा हूँ कि अपना मुझे इन चीज़ों पे जो है वो यकीन नहीं है। लेकिन ये है कि दूसरे लोगों पे जो है वो डाउट भी नहीं है, उनकी अपनी मानता है, हो सकता है वो सही हूँ मैं गलत हूँ, ये नहीं कह रहे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो जो बात हुई है सुमित्रा की, तो पहले शुरू में जो है वो बता रहे थे सारा कुछ, वो बता रहे थे। तो ज़ाहिर है मुझे तो इन चीज़ों पे मतलब बिलीव नहीं आता, तो लेकिन ये है कि जब वो हैपन बता रहे थे तो मैं भी वाक़ई सोचने पे जो है वो काफ़ी मजबूर हो गया था कि ये कैसे मुमकिन है? ये बीच में मतलब वो चीज़ें मुख्तलिफ बता रहे थे ना, कि ये कैसे मुमकिन है? लिखना पढ़ना कैसे जान गए? तो तस्वीरों से कैसे पहचान लिया? घड़ी का वो पूछा, वो कैसे पहचान लिया? तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वाक़ई मुझे लगा कि हो सकता है कि ये मतलब कि सारा कुछ ठीक हो सकता है ठीक भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना ही है ना यहाँ पे, तो उन्होंने भी बताई है, तो आप भी सुन ही रहे हैं, आपने भी अपनी आँखों से तो देखा नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो चीज़ें बता रहे थे वाक़ई ये भाई दिमाग जो है वो चकराने वाली बात है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो फिर वो जो नीतीश राजपूत ने जो है वो बाद में जो है वो सारा कुछ बताया कि इस तरह हुआ, रामायण उन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। तो वो शुरू वाला जो है वो सारा दिल्ली में रहे। तो वो चीज़ें जब गईं तो फिर से मेरा एक दफ़ा जो है वो वही कि जो मुझे मतलब यकीन नहीं है, तो फिर से वही लगने लगा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है इसने किसी से सुना हो सकता है कि वही चीज़ के दिमाग पे असर हुआ हो। तो हो भी सकता है कि ये साइंटिफिक मतलब जो नीतीश राजपूत भाई ने एंड में बताया वो ठीक हो, या शुरू में जो बताया गया वो ठीक हो। इस पे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूँगा। ये सिर्फ़ मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी एक बता रहा हूँ कि मेरा जो मतलब कि यकीन है कि वो मुझे मतलब यकीन नहीं आता, इतनी जल्दी यकीन नहीं आता, सच्ची बात है इन चीज़ों पे ना। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने जो है वो सारी स्टोरी बताई, काफ़ी लोग इस पे यकीन रखते हैं, काफ़ी लोग जो है अगर जो साइंटिफिक तरीके से जो है वो चीज़ों को देखते हैं, वो इस चीज़ को यकीन नहीं रखेंगे। तो बहरहाल हर एक की अपना-अपना यकीन है, अपनी-अपनी आस्था है, लेकिन एक दफ़ा जो है वो वाक़ई दिमाग जो है वो इधर-उधर हुआ था कि ये कैसे मुमकिन हुआ? कि ये चीज़ें कैसे हो गई? वो चीज़ कैसे हो गई? बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी डाउट में हैं। तो चलें जी, देखेंगे कोई और भी कोई चीज़ ऐसी हुई सामने आई तो। बिल्कुल जी, कॉन्सेप्ट जो नज़र आ रहा था वो स्टार्टिंग में ऐसे ही लग रहा था कि भाई इन रियल वर्ल्ड जो है वो हुई है ये चीज़। और जो कह लें कि बाहर से लोग आए हुए थे उनकी रिसर्च और उनका डेटा और सबको उन्होंने सामने रखा कि कहाँ से और किस तरह। और जब तक मिड में गए ये वीडियो के और लगा कि यार ये तो एक ऑथेंटिक चीज़ थी और ये स्टोरी अब इतनी मतलब हाइड कैसे हुई पड़ी है, इसको तो ठीक ठाक राइज होना चाहिए, लोगों के सामने होना चाहिए। लेकिन उसकी बिहाइंड स्टोरी जो थी वो डिफरेंट थी। वो जो रिसर्चर आए थे उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उनकी जो रिसर्च थी उसके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत टिप्पणी की, उसको देखा। उसके बाद उनको पता चला कि भाई असल कहानी जो थी वो बिहाइंड स्टोरी कुछ और चल रही थी। मेंटल डिसऑर्डर, अकेला रहना बच्चे का, ये सारी चीज़ें जो हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं, वो वाली सिचुएशन जो है उसके साथ हुई है। और उसमें वो चीज़ जो है वो कह लें कि दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करते हुए असल पर्सनैलिटी को उसने वो अलग पर्सनैलिटी जो है अपनाई। जैसे मतलब एक बंदा जो है उन्होंने मेंशन किया कि ख्याली पुलाव जो है वो अपनी क्रिएशन जो है अपने हिसाब से एक ज़ोन जो है वो तैयार करता है जिसमें वो कंफर्ट ज़ोन में रहता है अपने उसमें, ठीक है।
तो वो उसको हकीकत समझना शुरू कर देता है। हालांकि वो एक ख्याली पुलाव होता है, एक कह लें कि एक तस्वुराती दुनिया होती है, लेकिन दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वही होता है मेंटल डिसऑर्डर के, मतलब वो स्प्लिट पर्सनैलिटी में जाते जाते वो जो दूसरी पर्सनैलिटी है जो है ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ऐसा हूँ और ये है और वो। इसमें उन्होंने दिखा दिया कि पास में जो चीज़ें हो रही थी, जो हमें लग रहा था कि ये अनहोनी है, कि लिखना कहाँ से सीख लिया और ये और वो, छोटे छोटे पॉइंट थे, तो वो किस तरह हुए, वो पास में चीज़ें हुई हैं। और एक बंदे का आना, वो उसके पिता निकलते हैं और बात होती है, उसकी तस्वीर दिखाई जाती है फैमिली की, वहीं तक तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। हाँ, वो होना कि लोगों के सामने हाथ उल्टे हो जाना, आंखें उल्टी हो जाना, इस तरह का एक्ट करना, जिस्म जो है उस पोजीशन में चले जाना, वो क्या लें कि पोजेस होती हैं चीज़ें, करती हैं जिस्म को, तो वो इम्पैक्ट होता है। ये मैंने लाइव अपनी हाँ आंखों नहीं, में देखा है। वो चीज और है ना, वो पोजेस होना जो है मैंने देखा है, वो और मैं, रीबर्थ तो नहीं ना होता ना। हाँ वो मैंने देखा है, वो फील होता है, और वो उस चीज़ के ऊपर मानताएं हैं कि यार मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन रीबर्थ का केस मैंने अभी तक भाई फिल्म में देखा है, इन रियलिटी बोलूँगा। नहीं वैसे बात वही है ना, ये जो इन्होंने भी शुरू में कही है कि रीबर्थ जो है वो जो मानता है मतलब कि सनातन धर्म में, तो वो तो रीबर्थ जो है वो वही के पुनर्जन्म की, पुनर्जन्म की के दोबारा से बच्चा पैदा होगा कहीं और जगह पे, वो रीबर्थ वाला जो है पुनर्जन्म का वो दैट इज कंसेप्ट अ है। डिफरेंट स्टोरी यार, तो वो डिफरेंट लेकिन कॉन्सेप्ट है। ये मतलब कि एक जो आत्मा है वो एक शरीर से निकल के दूसरे मुर्दा शरीर में आ गई है। इस तरह तो ये चीज जो है वो उस जो मानता है, मतलब सनातन धर्म में हमने काफी सारी वीडियो ऐसी देखी हैं कि वो रीबर्थ पे मतलब कि उनकी आस्था है। तो रीबर्थ जो है वो किस तरह होती है, वो मतलब कि एक खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, फिर दूसरा बच्चा पैदा होगा तो उसमें मतलब वो आत्मा दोबारा से जन्म लेगी। तो एक तो और वो कॉन्सेप्ट भी सर्कल, है वो ना, मतलब वो और कंसेप्ट है ना। लेकिन यहाँ पे तो कंसेप्ट ही और हो गया था। वही ना कि मतलब यहाँ पे हमने मूवीज में देखा है, रियलिटी जो सनातन वे से है, कि मुक्ति जब तक नहीं मिलती, रूह जो है, आत्मा जो है वो भटकती रहती है। लेकिन वहाँ पे तो अंतिम संस्कार जो है वो कर दिए गए, तो इट्स मीन्स कि मुक्ति मिल चुकी है उसे। नहीं नहीं, ये मुक्ति नहीं होती। मुक्ति यही होती है ना, नहीं नहीं, मुक्ति अंतिम का संस्कार इन हो चुका नहीं होता है ना, मतलब मुक्ति का उसको सनातन प्रॉपर। धर्म में अभी इतना हमें पता नहीं है। यार मूवीज में दिखाया नहीं जाता नहीं, है ना कि मूवीज जो, में जो दिखाया जाता है ना यार, पता क्या है, ये रीबर्थ वाली बात है कि वो तो सब जितने भी मृत्यु होगी जिनकी भी, उनकी तो जो है वो ज़ाहिर है आत्म शरीर को जो है वो जलाया जाएगा, उसके बाद जाके पैदा होता है ना। हाँ तो वही मैं तो कहना चाह रहा हूँ ना कि उस वक्त उन्होंने वो जो वीएफएक्स के थ्रू, सॉरी विजुअल के थ्रू दिखाया जा रहा था, तो यही दिखाया जा रहा था कि ट्रेन पे उनको रखा गया, उसी वक्त उनकी मृत्यु हुई, और उसी वक्त जो है वो आत्मा जो है ट्रैवल करके उसी वक्त वो मरी हुई थी और उसमें उनमें वो हाँ प्रवेश कर गई। तो वो जो विजुअल दिखाई दे रहा था वो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में उस गुनाह को छुपाना भी था, उनके हिसाब से उनको मारा गया था एक ईंट से, और सर पे वार किया गया, और उनके पिता, उनको पता ना चल जाए उससे पहले ही उनकी अंतिम संस्कार जो है वो कर दिए गए। अंतिम संस्कार जो मूवी में भी वर्ड यूज़ किया, आप क्लियर कर दीजिएगा, वहाँ पे भी यही होता है कि इसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए इसकी आत्मा भटक रही है। तो अंतिम संस्कार जिसमें किए जाते हैं उसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि एक आत्मा दूसरे शरीर में चली गई और सच बता दिया, हाँ वो मतलब मैं नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो मैं कंसेप्ट कह रहा हूँ ना कि पुनर्जन्म का, वो तो अलग से जो है वो बच्चा पैदा होगा ना, हाँ, वो उसमें नया जो आएगी न्यू, आत्मा वो, हाँ बिल्कुल, मतलब पुनर्जन्म जो है वो वो माना होगा, जाता वो है ना। उसी तरह ही होगा बिल्कुल। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट नज़र आया, लेकिन भाई अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। और हमारे नज़दीक भाई केसेस जो हुए हैं बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई रीबर्थ केस के मतलब कि दोबारा उस आत्मा ने जो है वो जन्म लिया हो, और बड़ा होकर बच्चा जो है अपनी का उसने असली, क्लेम किया हो कोई। असली आइडेंटिटी जो है उसको छुपा दे, और उसको डिनाई करे और बोले कि मैं तो वो हूँ, या मैं पिछले जन्म में लड़का था और फलां से मेरी जो है वो शादी हुई, लड़की का नाम ये है, बच्चे, तो वो निकले भी आगे से, तो फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आता है कि हाँ यार इस तरह हुआ। लेकिन भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको साइंस भी नो डाउट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो इन रियलिटी होती हैं, होती मौजूद हैं। हैं, ये मैं नहीं तो कह रहा, होती हैं बाकी वाकई।
रिलीजियस के हिसाब से भाई वो अपना फेथ है हर किसी का, बिल्कुल तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि नितेश राजपूत जो है वो भी एट द एंड जो है इस चीज़ को अगर देखा जाए तो वो डिनाई कर रहे हैं कि इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वो इस कहानी को एक बता रहे हैं। बहरहाल जी आप क्या कहते हैं, आपके क्या मानता है बिल्कुल वो जी, आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।